ओके बच्चे, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियसली जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे हम उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर देते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ा था सर। उसके बाद हमने उसका सिंटैक्स देखा, उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व किए। फिर हमने डायमंड प्रॉब्लम पढ़ा कि इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को हमने समझा और समझने के बाद उसको सॉल्व किया। हमने थ्योरेटिकल भी इसको समझने की कोशिश की और फिर उसको सोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने आईडीई में उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस टॉपिक को ठीक ठाक पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके ऊपर हमने फिर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब हम कह सकते हैं प्योर वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म भी उसको कहा जाता है। और इंशाल्लाह इन सब के ऊपर फिर एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। जो स्टार्ट में जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो चार बड़े फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो उसमें से एक हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द फीचर या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि मैनी शेप्स। जैसे कि जब स्टार्ट में मैंने इसकी इनिशियल डिफिनीशन आप लोगों को करवाई थी तो मैंने कहा था कि हमारे पास सेम कोड होगा लेकिन वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट करेगा। अब वो सेम कोड का मतलब मैंने आपको उस वक्त समझाया था कि हमारे पास सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन जो होगा वो सेम होगा बेस क्लास में और डिराइव क्लास में, लेकिन वो बिहेव डिफरेंट करेगा। ठीक है, तो उस वक्त मैंने आपको ठीक ठाक एग्जांपल्स भी दिए थे इसके ऊपर, लेकिन लेट्स सी हम इसको आज फिर से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन हैविंग मैनी फॉर्म्स। ठीक है, पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन polymorphism is the ability of a message to be displayed in more than one form. अब लेट्स सी इसके जो रियल लाइफ का एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये से मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लासेस के स्टार्ट में, जब पॉलीमॉर्फिज्म को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा था इनिशियल में, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर को लेते हैं, टीचर को, तो टीचर जो है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट बिहेव करता है। उसका ऑब्जेक्ट सेम होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी जो 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 उसका क्या कहते हैं आप लोग उसको, कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन कभी वो जब क्लास में पढ़ा रहा है तो वो टीचर बन जाता है। जब लेट से वो घर चला जाता है तो वो बेटा, भाई या हस्बैंड बन जाता है। ठीक है, बिहेवियर उसका चेंज हो गया। बाजार जाता है तो वो कस्टमर बन जाता है। तो वो हर जगह सिर्फ टीचर नहीं रहता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैनी फॉर्म्स, वही सेम ऑब्जेक्ट है। आप इस पर्सन को ले लें, ठीक है, टीचर को ले लें, उसका ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन जब वो डिफरेंट जगहों पर जाता है तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि a person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband and an employee। ये मुख्तलिफ टाइम में इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होते हैं, बिहेवियर चेंज होता है। कभी वो फादर बन जाता है,
कभी वो हस्बैंड बन जाता है और कभी वो एम्प्लॉय, लेकिन बॉडी या आप कह सकते हैं कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रहता है। तो प्रोग्रामिंग में हम उसको बोलते हैं कि हमारे पास, लेट से अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें तो हम कहते हैं सेम कोड लेकिन डिफरेंट आउटपुट। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ें, जो एक एक्चुअल है कि हमारे पास सेम सिग्नेचर होगा फंक्शन का, जो बेस क्लास है और डिराइव क्लास है, दोनों में जो फंक्शन होगा उसका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर का मतलब प्रोटोटाइप, वो सेम होगा लेकिन वो डिफरेंट आउटपुट जनरेट करेगा। अब ये कैसे होगा, जाहिर सी बात है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी इसकी। सो द सेम पर्सन possess different behavior in different situation, this is called polymorphism। अब ये तो रियल लाइफ की एग्जांपल थी, साथ साथ में आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि सेम कोड डिफरेंट आउटपुट, या मैंने कहा डीप आप जाएंगे थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो इसका मतलब होता है सेम सिग्नेचर या सेम प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन कैन प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। Polymorphism is considered as one of the important feature of the object oriented programming। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक या जो प्रोग्रामिंग है उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है। हमने कहा था हम 4 फीचर्स पढ़ेंगे और इसमें होते भी 4 फीचर्स हैं, ये थर्ड फीचर है। अब polymorphism in C++ is mainly divided in two types। C++ में हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या हम उसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। कुछ लोग या कुछ बुक्स में इसको अर्ली बाइंडिंग का वर्ड भी यूज किया गया है। एंड सेकेंड टाइप जो है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या हम उसको डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, और बुक्स में कहीं कुछ जगहों पर इसको लेट बाइंडिंग भी कहा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब फर्दर अगर इसमें जाएं तो कंपाइल टाइम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आई होप आपको याद होगा, मैं आपको भी रिवाइज करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ कि कंपाइल टाइम के अंदर हमारे पास दो फर्दर और टाइप्स आ जाते हैं, मसलन फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये दो टॉपिक्स आई होप आपको याद होगा, हमने मिड टर्म से पहले ये सारा पढ़े थे। तो ये दोनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग, क्योंकि इन दोनों में स्टैटिक बाइंडिंग होती है, कंपाइलेशन बाइंडिंग होती है। कंपाइलेशन करते वक्त कंपाइलर को पता होता है कि कौन सा फंक्शन मैंने कॉल करना है, पहले से बता दिया जाता है। अब दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको डायनामिक, या कुछ लोग इसको मैंने कहा लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। मतलब कंपाइलेशन के दौरान कंपाइलर को नहीं पता कि उसने कौन सा फंक्शन कॉल करना होगा, एट द रन टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब उसको पता चलता है कि कौन सा फंक्शन हमने कॉल करना है। अभी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट अभी तक आप इतना समझ लें। इसके अंदर हमारे पास आता है वर्चुअल फंक्शन, या कुछ लोग उसको फंक्शन ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। सो ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे यहाँ पर, ये वाला जो अवेलेबल है ये वाला, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। कंपाइल टाइम बाइंडिंग आई होप सबको याद होगा कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ लिया था, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो भी पढ़ लिया। सो आगे मूव करते हैं। द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑलरेडी बीन taught in our previous lectures, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई होप सबको याद होगा। आप लोगों, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर हमने अलग से वीडियोस बनाई थी, अलग से लेक्चर्स लिए थे, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर हमने अलग से लेक्चर भी लिया और फिर उसको
इसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दी है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास एक है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब है कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमने कौन सा डेटा या कौन सा मेंबर फंक्शन जो है वो कॉल करना है, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग हो जाती है, तो पहले से उसको पता होता है कि विच मेंबर फंक्शन विल बी कॉल्ड। लेकिन रन टाइम में ये होता है कि ड्यूरिंग द पॉलीमॉर्फिज्म या ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल कंपाइलर को ये पता नहीं होता ड्यूरिंग द कंपाइलेशन कि मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना होगा। रन टाइम में उसको उस टाइम पता चल जाता है कि मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि रन टाइम पे उसको पता चल जाता है, डायनामिक बाइंडिंग हम उसको बोलते हैं। डायनामिक बाइंडिंग का मतलब आपकी जो बाइंडिंग है वो चेंज होती है। वो क्यों चेंज होती है? क्योंकि हमने अभी कहा कि पॉलीमॉर्फिज्म, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसका मतलब होता है कि सेम कोड डिफरेंट आउटपुट। एक्सप्लेन करने से पहले जो इन लोगों ने लिखा है मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगी। मतलब हमारे पास एक बेस क्लास होगा, एक डिराइव क्लास होगा। हमारे बेस क्लास में एक फंक्शन होगा, लेट से कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका रिटर्न टाइप कोई भी हो, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन डिराइव क्लास में उसी फंक्शन के सिग्नेचर को फॉलो किया जाएगा। अब सिग्नेचर का मतलब होता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि रिटर्न टाइप इंक्लूडिंग आपका फंक्शन नेम इंक्लूडिंग आपके पैरामीटर्स। तो बेस क्लास में जो भी फंक्शन होंगे उसकी ये तीनों चीज़ें हम फॉलो करेंगे। तो मतलब ऊपर अगर आपने वाइड किया तो नीचे भी आपको वाइड करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न टाइप इंटीजर किया तो नीचे भी इंटीजर करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम अगर आपने रखा ए बी सी तो नीचे भी आपको फंक्शन का नाम ए बी सी रखना होगा। अगर आपने ऊपर जीरो आर्गूमेंट्स लिए तो नीचे भी जीरो, अगर अगर वहाँ पर आपने आर्गूमेंट्स लिए तो वहाँ नीचे भी। तो मतलब आपका वो लाइन जो है वो सेम है, बॉडी जो होगी फंक्शन की वो बेशक डिफरेंट होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सेम सिग्नेचर डिफरेंट आउटपुट्स। तो सेम सिग्नेचर मतलब जब इस फंक्शन को हम, क्योंकि दो दफ़ा बिल्कुल सेम टू सेम है, फंक्शन नेम सेम, रिटर्न नेम सेम, या रिटर्न टाइप जो है हमारे पास वो सेम, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो जाहिर सी बात है कंपाइल टाइम ऑब्जेक्ट को नहीं पता होगा कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। क्या ये बिलोंग करता है डिराइव क्लास से, क्या ये बिलोंग करता है बेस क्लास के, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, फंक्शन का नेम भी सेम है और आर्गुमेंट भी सेम है, डिफरेंशिएट कहीं पे नहीं कर रहा। तो उसको कैसे पता चलेगा रन टाइम पे? एटलीस्ट उसको कंपाइलेशन टाइम उसको नहीं पता कि उसकी बाइंडिंग किसके साथ हुई है, बेस क्लास के साथ या डायनामिक क्लास के साथ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो कोशिश होगी ताकि मैं आपको इसको ठीक ठाक से पढ़ा सकूं, और कोशिश करें कि आप कंसंट्रेट करें ताकि मैं आपको ये चीज़ जो है ना सही से पढ़ा सकूं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा, इसको डिफरेंट नेम से उसको पुकारा जाता है। The derived class member function will follow the signature of the base class member function. आई होप आप लोग नोट कर रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको इससे पहले डिफाइन बताई वो यही चीज़ यहाँ पर थ्योरेटिकल बता रहा है कि हमारे पास जो डिराइव क्लास के अंदर सिग्नेचर है, मेंबर फंक्शन है, वो फॉलो कर रहा है किसको? बेस क्लास को, बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को। मतलब अगर बेस क्लास में एक फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप है वाइड, तो नीचे जो डिराइव क्लास है उसका जो फंक्शन होगा वो भी वाइड होगा, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म के रूल्स हैं। अगर फंक्शन का नेम है लेट से ए बी सी, तो नीचे जो डिराइव क्लास है उसका फंक्शन का नेम भी ए बी सी होगा। और दीज आर द रूल्स। अगर वहाँ पर जीरो आर्गुमेंट्स हैं बेस क्लास में, तो डिराइव क्लास में भी जीरो आर्गुमेंट्स होंगे। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके ये फंक्शन की डिफिनीशन में आ जाते हैं, डिक्लेरेशन में आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि फंक्शन का डिक्लेरेशन या फंक्शन का सिग्नेचर जो है वो सेम होगा दोनों क्लासेस में, लेकिन फॉलो कौन करेगा? डिराइव क्लास।
लेकिन दूसरी चीज जो बॉडी होगी वो बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होगी एक दूसरे से, जो इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स that the function from a base class that we are overriding should have the same signature or prototype. That is, it should have the same name, same return type, and the same argument list. हमने दो बातें की यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि बेस क्लास जो ओवरराइड करेंगे डिराइव क्लास में, ठीक है, उसका सिग्नेचर सेम होगा। किस चीज का? फंक्शन की सिग्नेचर की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटोटाइप सेम होगा, या हम कह सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल सेम होगा। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। नेम आ जाता है फंक्शन का, रिटर्न टाइप आ जाता है, और आर्गुमेंट लिस्ट आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है कि ये हमारे पास रूल्स हैं फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर वन, एक तो उसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगा। दूसरा, बेस क्लास का जो प्रोटोटाइप है फंक्शन का, वो डिराइव क्लास उसको फॉलो करेगा। Function overriding is the mechanism using which a function defined in a base class is once again defined in the derived class। ये वही सेंटेंस दोबारा आ गया कि उसी चीज को हमने दोबारा डिफाइन करना होगा। लेकिन याद रखना कि दोनों की जो बॉडी होगी, फंक्शन बॉडी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है ना, सिग्नेचर सेम होगा। सिग्नेचर सिर्फ कहा जाता है रिटर्न टाइप को, फंक्शन के रिटर्न टाइप को, फंक्शन के नेम को, और आर्गुमेंट्स को, आर्गुमेंट लिस्ट। बल्कि आप इसमें इंक्लूड करें ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, अगर ऊपर पब्लिक है तो नीचे भी पब्लिक होगा। इन दिस केस वी से द फंक्शन इज ओवर रिडन इन द डिराइव क्लास। इसको हम ओवर राइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम डिराइव क्लास में ओवर राइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं होगा जैसे अभी तक हम बना रहे थे। हमारे पास एक अब स्पेशल एक ऑब्जेक्ट होगा, खासकर इस पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। उसको कहा जाता है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। पॉइंटर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड द ऑब्जेक्ट टाइप विल बी ऑफ बेस क्लास। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि आप लोगों ने हमेशा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन वो सिंपल ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। यहाँ पर अब एक स्पेशल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा उसका जो टाइप है, टाइप का मतलब डेटा टाइप, डेटा टाइप जो है वो बेस क्लास का होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आई होप, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े होंगे। ठीक है, पॉइंटर्स आपने पढ़े होंगे जिसमें आपको पता है कि आप लोग, लेट से अगर हम वेरिएबल की बात करें तो हम लोग इंटीजर एक्स अगर लिखते हैं, इंटीजर एक्स, लेट से, ये क्या है? ये सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर हमने इसका पॉइंटर ऑब्जेक्ट, पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, तो जाहिर सी बात है हम इसी चीज़ को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं कि आपका जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप बेशक चेंज कर लें, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल का जो नेम है बेशक आप चेंज करें, लेकिन आपने यहाँ पर स्टेरिक लगाना होता है। अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया क्योंकि आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो आपका कोर्स है उसमें आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे। तो वहां पर आपने देखा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसका इंटीजर टाइप सेम है, मतलब डेटा टाइप सेम है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग इस एक्स का जो एड्रेस है वो स्टोर कर सकते हैं। और आपको पता है पॉइंटर्स का मतलब एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है। इन वेरिएबल्स के अंदर हम लोग एड्रेस सेव करते हैं। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा। मसलन हमारे पास बेस क्लास का नेम होगा, उसके बाद हमारे पास स्टेरिक और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। इसका ये मतलब हुआ
कि ये ऑब्जेक्ट स्पेशल ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हमने एड्रेसेस स्टोर करने हैं, कभी क्लास ए के, कभी क्लास बी के, कभी क्लास सी के, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो आई होप आप लोगों को पॉइंटर्स का कुछ पता होगा, इस वजह से मैं उसको कैरी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर सिर्फ पॉइंटर्स चाहिए ताकि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि पॉइंटर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर वन, कि इसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगी, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास जो डिराइव क्लास है वो फॉलो करेगा द सिग्नेचर, द प्रोटोटाइप, या आप उसको फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो फॉलो करेगा बेस क्लास। जो बेस क्लास में जो होगा डिराइव क्लास में वही फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ पॉइंटर ऑब्जेक्ट, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करेगा या उसका जो टाइप होगा वो बेस क्लास का होगा। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट आप किसी भी क्लास का बना सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब लेट से, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई, ये हम सब सारा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। अब हम इसको थोड़ी सी कोडिंग करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ये जो थ्योरेटिकल चीज़ है ये समझ आ सके। अब यहाँ पर एक क्लास मैंने ली, क्लास का नाम मैंने रखा मेमल, बॉडी मैंने स्टार्ट की। अब ये बेस क्लास है। स्पेसिफायर मैंने यूज़ किया पब्लिक, रिटर्न टाइप यूज़ कर रहे हैं वॉइड, क्लास का फंक्शन का नेम है ईट, और आर्गुमेंट जो है वो मैं कुछ भी सेंड नहीं कर रहा। और फंक्शन की बॉडी में मैंने कहा सी आउट, एक सिंपल सा मैसेज है कि मैमल्स ईट, सिंपल सा एक मैसेज है। अब ये एक बेस क्लास है। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं डिराइव क्लास, मतलब दूसरी क्लास में आ जाएं, तो यहाँ पर क्लास का नाम मैंने रखा काओ, और हम इनहेरिट कर रहे हैं मेमल क्लास को विद द पब्लिक मोड में। ठीक है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी मोड जो है वो है पब्लिक। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पर आप देखें तो नंबर वन, एक तो मैंने कहा कि इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होगी, तो इनहेरिट तो कर लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास जो डिराइव क्लास का फंक्शन सिग्नेचर है वो हम फॉलो करेंगे बेस क्लास के सिग्नेचर। तो आप अगर, आई होप आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो दोनों का जो सिग्नेचर है वो एग्जैक्टली सेम है, स्पेसिफाइड से लेकर आर्गुमेंट लिस्ट तक एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अच्छा, इस फंक्शन की जो डिफिनीशन है जाहिर सी बात है वो डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ और फंक्शनलिटी परफॉर्म की है, मसलन यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया काउ ईट्स ग्रॉस। तो फंक्शन डिफिनीशन जो है वो आप इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी उसमें कोई स्पेसिफिक टास्क कोई भी परफॉर्म कर सकते हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस खत्म हो गए, तो दो पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। एक है आपका इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमने कर लिया, दूसरा हमने जो प्रोटोटाइप है दोनों का सेम कर दिया, जो कि असल रिक्वायरमेंट है पॉलीमॉर्फिज्म की। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, आपने याद रखना है कि डिराइव क्लास के फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो फॉलो करेगा बेस क्लास को। ठीक है, क्योंकि बेस क्लास पहले बनती है। अब आते हैं मेन फंक्शन में, आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मैंने जो थर्ड पॉइंट है वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग पॉइंटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो बेस क्लास से बिलोंग कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेमल हमारे पास बेस क्लास का नेम है, फिर स्पेस स्टेरिक ओबीजे मैंने लिखा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसका टाइप क्या है, टाइप का मतलब आई होप आप जानते हैं ना, टाइप मतलब डेटा टाइप। जैसे हमारे पास इंटीजर एक्स होता है, तो एक्स का जो टाइप है वो इंटीजर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसका जो टाइप है वो मेमल है। वो रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको नजर आ रहा होगा। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपको हाइफन और ये ग्रेटर साइन नजर आ रहा। सो जब भी आप लोग हमेशा याद रखना पॉलीमॉर्फिज्म में
पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना लें, पॉइंटर ऑब्जेक्ट। तो अगर आप किसी डेटा या मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपने ये वाला हाइफन और ग्रेटर साइन यूज करना होगा, लेकिन उससे पहले आप लिखेंगे पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद हाइफन एंड देन ग्रेटर साइन, एंड उसके बाद हमारे पास होगा नेम ऑफ द फंक्शन या नेम ऑफ द डेटा मेंबर, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आई होप आपको याद होगा, इससे पहले जितनी भी हमने फंक्शन कॉलिंग की उसमें हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद हमने डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन लिखा। डॉट ऑपरेटर हम फॉर कंकेटिनेशन के लिए यूज किया करते थे। यहाँ पर कंकेटिनेशन के लिए हाइफन और ग्रेटर का साइन यूज करते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज किया तब, तो जब जाहिर सी बात है हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बन जाती है। ये देखिए, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ कि ईट फंक्शन हमारे पास डिराइव क्लास में भी अवेलेबल है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम रिटर्न टाइप आर्गुमेंट फंक्शन नेम, और बेस क्लास में भी वही चीज़ अवेलेबल है, वही फंक्शन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपका कंपाइलर होगा, अब उसको यहाँ पर ये नहीं पता कि विच फंक्शन शुड बी कॉल्ड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम है। अब जो हमारा आउटपुट है, अगर मैं आपको दिखा सकूं आउटपुट इसका, हाँ ये देखिए, इसका आउटपुट जो आपको नजर आ रहा है, आउटपुट में अगर आप देख रहे हैं, दो दफा हमारे पास मेमल फंक्शन या मैसेज जो है वो प्रिंट हुआ है, मतलब ये बेस क्लास जो है ना वो प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें, जो टाइप ऑफ द फंक्शन है, जो हमारे पास टाइप ऑफ द फंक्शन है, वो तो बेस क्लास का है ना, टाइप, ठीक है ना, ये हमारे पास टाइप जो है वो बेस क्लास का है। तो इस वजह से कंपाइलर ने क्या किया, उसने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके, ठीक हो गया। एक बात ये भी हो सकती है, दूसरी ये भी हो सकती है कि हमारे पास इसमें जो एड्रेस है फिलहाल, वो हमारे पास एड्रेस ऑफ द बेस क्लास है। लेट से हम इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं, लोकेशन मतलब जो एड्रेस होता है, अगर हम उसको डिराइव क्लास के या डिराइव क्लास का एड्रेस दे दें, तो शायद ये हमारे पास डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर ले। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो अभी तक हम बना रहे थे, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये डिराइव क्लास का है, क्योंकि डिराइव क्लास का नाम है काउ, और हमने यहाँ पे लिखा, और फंक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे2। अब हमने क्या किया, इसलिए मैंने कहा कि आई होप आप लोगों को पॉइंटर्स का याद होगा, कि जब भी हम एड्रेस कॉपी करते हैं दूसरे पॉइंटर ऑब्जेक्ट में या पॉइंटर वेरिएबल में, तो हम एंड ऑपरेटर का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंड यूज किया और लिखा obj2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट 2 का जो एड्रेस है वो कॉपी कर दिया किसमें, obj के अंदर। अब obj याद रखना, ये एक सिंपल वेरिएबल या सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जिसमें एड्रेसेस स्टोर होते हैं। सो हमने इसके अंदर अब कौन सा एड्रेस स्टोर किया, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो जाहिर सी बात है, इस ऑब्जेक्ट में obj2 में एड्रेस किसका है, एड्रेस है काउ का, मतलब डिराइव क्लास का। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि अगर इससे पहले इसने डिराइव क्लास के एड्रेस के थ्रू फंक्शन को कॉल किया था, जो मेमल प्रिंट हुआ एक दफा, तो क्यों ना हम दोबारा नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो चेंज कर दें। जो हमारे पास पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, हम उसको डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट, मतलब जो एड्रेस है उसको कॉपी करवा देंगे। कॉपी मैंने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, जो कि पॉइंटर में यूज होता है। जब आपने एड्रेस जो है वो कॉपी करवाना होता है, तो आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट एड्रेस मैंने उसका कॉपी करवाया, तो जाहिर सी बात है अब इस टाइम हमारे पास इस
पॉइंटर ऑब्जेक्ट में बजाय बेस क्लास का पॉइंट मतलब एड्रेस होने के, अब हमारे पास डिराइव क्लास का एड्रेस है या पॉइंटर है। तो अब दोबारा से मैंने फंक्शन कॉल किया, वो मेंबर फंक्शन। तो मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक अब जो है ना, इसको सेकेंड टाइम कॉल जो है वो ड्राइव को करना चाहिए, ड्राइव क्लास के फंक्शन को। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसने सेकेंड टाइम भी बेस क्लास को कर दिया, मतलब बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इनकम्प्लीट है, एक पॉइंट इसमें रहता है। क्योंकि अभी तक कंपाइलर को जो एड्रेस मिल रहा है वो आपका मिल रहा है आपके बेस क्लास का। बेशक हमने चेंज किया लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, हमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? आई होप अभी तक आपको इसकी समझ आ गई होगी, जो जो अभी हमने ये पढ़ा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके सारे पॉइंट कंप्लीट कर दिए। मसलन सिग्नेचर हम फॉलो मतलब सॉरी, हम उसका जो सिंटैक्स है वो फॉलो कर रहे हैं। सिंटैक्स क्या है कि नंबर वन इनहेरिटेंस होना चाहिए, नंबर टू यहाँ पर जो सिग्नेचर है दोनों का सेम होना चाहिए, वो भी कर दिया। तीसरा, हमारे पास जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है, वो बिलोंग करना चाहिए या उसका टाइप जो है वो बेस क्लास का होना चाहिए, वो कर दिया। लेकिन इससे हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जितने भी, अगर लेट से इसके बाद हम कोई तीसरा क्लास इसके साथ अटैच कर लें, चौथा क्लास अटैच कर लें या डिराइव कर लें, प्रॉब्लम ये होगी कि ये तो हमेशा बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। व्हाट अबाउट द डिराइव क्लास, उसमें भी हमने कोडिंग की है। और अगर हमारे पास जो मैं जो हम करना चाहते हैं कि लेट से यहाँ पर ये बेस क्लास को कॉल कर ले और यहाँ पर ये डिराइव क्लास को कॉल कर ले, तो उससे होगा ये कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट आउटपुट प्रिंट होगा और यहाँ पर डिफरेंट आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। तो वो जो हमने कहा था ना कि सेम कोड डिफरेंट आउटपुट, तो सेम कोड का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कॉलिंग सेम है लेकिन उसका आउटपुट जो है वो डिफरेंट होगा, तो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फिलहाल तो ये बिल्कुल बेस क्लास को हमेशा कॉल, अगर मैं इसको 10 दफ़ा भी कॉल करूं इस सिचुएशन में, तो ये 10 दफ़ा फंक्शन जो बेस क्लास है उसी को कॉल करेगा। सो व्हाट अबाउट द डिराइव क्लास? इसका मतलब है हमने इसमें कुछ चीज़ मिस की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है कि हमने इसको अब बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों अलग अलग से कैसे कॉल करने हैं, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी, हम इसको पढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड में। हम हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है या एक स्पेशल कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं डायनामिक बाइंडिंग में, आप कह सकते हैं रन टाइम बाइंडिंग में। A virtual function is a function in a base class that is declared using the keyword virtual. ठीक है, defining a base class, a virtual function with another version in a derived class signals to the compiler that we don't want a static linkage या static binding for this function. What we want is the selection of function to be called at any given point in the program to be based on the kind of object for which it is called. मैं आपको भी सिंपल वर्ड्स में इसको समझा देता हूँ, लेकिन लेट से ये इनकी डिफिनीशन जरा देखते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन इज रिफर्ड एज ए डायनामिक लिंकेज या डायनामिक बाइंडिंग, या हम इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड में जो एक मसला जो क्रिएट हुआ कि जब भी हम कॉल कर रहे हैं वो बेस क्लास को कॉल कर रहे हैं, हमने बेशक रेफरेंस भी चेंज किया लेकिन वो बेस क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहा कि अगर हमारे पास कभी वो बेस क्लास को कॉल करे और कभी वो डिराइव क्लास से कॉल करे। तो वो कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है कहाँ पर, ये वर्चुअल फंक्शन। ये वर्चुअल का कीवर्ड आपको लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में ले जाता हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पे थोड़ा समझा सकूँ।
अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने करना ये होगा कि ये बेस क्लास आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये बेस क्लास है। इस बेस क्लास के फंक्शन में रिटर्न टाइप से पहले यहाँ पर इस लोकेशन पर आपने यूज़ करना होगा वर्चुअल का कीवर्ड, सिर्फ बेस क्लास में। सी प्लस प्लस में हम सिर्फ यहाँ पर बेस क्लास में जो है ना वर्चुअल का कीवर्ड लगा देते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। इसके लगाने से क्या हो जाता है कि हमारे पास अब जब हम इसका एड्रेस चेंज करेंगे, देखिए ना मैंने इसका जो एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का, पॉइंटर ऑब्जेक्ट का एड्रेस चेंज किया ना, ये देखिए यहाँ पर। तो जैसे ही इसका एड्रेस चेंज होगा वो उसी फंक्शन को कॉल करेगा या उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। मसलन यहाँ पर इसके पास जो एड्रेस है वो एड्रेस आपके बेस क्लास का है, तो ये बेस क्लास को कॉल कर लेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैंने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो मैंने ट्रांसफ़र किया पॉइंटर ऑब्जेक्ट में। तो जब मैं फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ ईट वाले फंक्शन को, तो इस दफ़ा इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में जो एड्रेस है वो डिराइव क्लास का है, तो इस वजह से वो डिराइव क्लास को भी कॉल कर रहा है। तो ऊपर उसने बेस क्लास को कॉल किया, नीचे जो है वो उसने डिराइव क्लास को कॉल कर लिया। इससे पहले भी हमने यही किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल का कीवर्ड अवेलेबल नहीं था, तो हमारे पास जो डिराइव क्लास है वो ओवरराइड नहीं हो रहा था, इसलिए उसको कहा जाता है ओवरराइड, ओवररिडन, ओवरराइड फंक्शन भी कहा जाता है। तो डिराइव क्लास ओवरराइड नहीं कर रहा था, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस जो जो रेफरेंस है वो कॉल नहीं कर रहा था। जब आप रेफरेंस कॉलिंग करते हैं ना, रेफरेंस, तो जिस क्लास का रेफरेंस होगा ऑब्जेक्ट के साथ, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ, उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर देगा और दूसरे को वो स्किप कर देगा। तो इस सिचुएशन में यही हो रहा है कि जब ऊपर हमारे पास यहाँ कॉलिंग करते वक्त हमारे पास ऑब्जेक्ट में जो रेफरेंस था वो बेस क्लास का था, तो उसने स्किप कर दिया डिराइव क्लास को और अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस बेस क्लास को कॉल कर लिया। लेकिन नीचे इस लाइन में जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दिया, तो अब उसके पास डिराइव क्लास का रेफरेंस है, बेस क्लास का नहीं है। तो उसने क्या किया कि जब फंक्शन कॉल किया तो उसको सिर्फ डिराइव क्लास का फंक्शन नजर आ रहा है इस टाइम। लेट्स से हम एक तीसरी क्लास जो बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिनरी, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दे दिया और उसके अंदर भी हमारे पास वही सेम सिग्नेचर वाला फंक्शन हो, और फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास बेस क्लास और डिराइव क्लास नंबर 1 जो है इसको स्किप कर देगा, और उसके उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में अगर थर्ड क्लास जो क्लास सी है फॉर एग्जांपल, उसका अगर हमारे पास एड्रेस है तो उसके फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो अब ये क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन एड्रेस कॉलिंग कर रहा है, मतलब रेफरेंस कॉलिंग कर रहा है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द रनिंग टाइम, कंपाइलेशन टाइम इसको नहीं पता होता, रनिंग टाइम इसको पता चल जाता है कि हमने किस फंक्शन का एड्रेस, सॉरी मैं फंक्शन कह रहा हूँ, किस क्लास का एड्रेस या किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमारे पॉइंटर ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में वो डायरेक्टली उसको कॉल कर लेता है।